ओपी सिंह जी, सीटें तो चलिए कम ज्यादा बढ़ ही जाती हैं। लोकसभा का चुनाव बताता है कि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव को, जो सबसे लेटेस्ट चुनाव है लोकसभा के पीछे का, वो विधानसभा का है 22 का, उसके आंकड़े को देखें तो लोकसभा में भाजपा ने 22 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% दलित वोट गंवाए और 7% ओबीसी वोट गंवाए 22 के मुकाबले। अब ऐसे आंकड़े के साथ ये चिट्ठी, नहीं, मामला ज्यादा गंभीर नहीं हो जाता। इसीलिए मैंने कहा चिट्ठी सपा लिखती, कांग्रेस लिखती, भीम आर्मी वाले लिखते, समझ में आता, आप जवाब दे पाते राजनीतिक तौर पर। आपको नहीं लगता कि ये इशू बड़ा हो जाएगा, पिछड़े दलित और आदिवासी की नौकरी में सेंधमारी? ओपी सिंह जी, देखिए, ताजी लोकतंत्र में चिट्ठी लिखने, अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। और अगर हमारे सहयोगी दलों को लगता है ऐसा और उन्होंने पत्र लिखा है, तो हमें इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी बातों पर, अगर उनको कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई है या सोच में कोई परिवर्तन हुआ है, आपने तो देखा है ना, ये लोकसभा का चुनाव शुद्ध जातिवाद के आधार पर हुआ है, न राष्ट्रवाद न विकास। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जातिवाद के आधार पर हुआ और जातिवाद को हवा देने का भी काम किया गया है और जातिवाद में भ्रम पैदा करने का भी काम किया गया। ये बात और है, इसमें कुछ लोग हवा दी, मैं इससे इनकार नहीं, असलियत से इनकार नहीं कर सकते, चाहे हम हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे रविंद्र जी हो। पूर्ण रूप से जातिवाद पर आधारित ये चुनाव हुआ, जिसमें कुछ लोग भ्रम पैदा करके सफल हुए। आप ये बताइए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, आखिर वो भी तो सरकार में रहे। कांग्रेस पार्टी जो है 58 साल सरकार में रही, 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही। जो 10 साल में दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को, जो भी हो, हमने राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक, मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक, योजनाओं में लाभ देने तक, आप ये बताइए ना, आप कहते हैं ना कि मुसलमान हमारे खिलाफ है, यादव हमारे खिलाफ है, क्या हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र की योजनाएं चली? तो क्या क्षेत्र सैफई देख को चली कि यादव, मुसलमान और क्षत्रिय ब्राह्मण देख के चली? योजनाएं तो सबके लिए चली। दूसरी चीज, आप ये बताइए कि पिछड़ों को, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमने दिया। नौकरी जो अब तक हमने दिया है 7 साल में, अगर मान लीजिए हमने 6.5 लाख नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है, या जो हम रोजगार दे रहे हैं, एक भी आरोप सिद्ध कर दिया जाए, विधानसभा के अंदर सिद्ध किया जाए, अखिलेश यादव सिद्ध करें कि उसमें ओबीसी का हिस्सा नहीं मिला, दलित का नहीं मिला। हाँ, पिछली सरकारों में यह सिद्ध किया गया कि ओबीसी का हक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जमाने में मारा गया। ओबीसी के नाम पर उनका हक काट करके सैफई, बदाऊं, कन्नौज के उन जाति विशेष के लोगों को दिया गया, जिसका रिकॉर्ड रुकना होगा। ठीक है, ओपी सिंह भाई रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास आऊंगा। जी ठीक, अशोक यादव जी, भाजपा कह रही है लोकसभा का चुनाव न राष्ट्रवाद पर हुआ, न विकासवाद पर हुआ, वो विशुद्ध जातिवाद पर हुआ और जातिवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अमिताभ भाई जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो पीपी के गालियां देते थे माननीय योगी जी को, मोदी जी को, और अभी तमाम आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या राष्ट्रवाद की वजह से उनको शामिल कराए थे क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में? राष्ट्रवाद की वजह से तो नहीं शामिल कराए थे। यह निषाद पार्टी में संजय निषाद कोई राष्ट्रवाद की वजह से तो आए नहीं थे। ये देखिए, ये जातिवाद का चरम करने वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरों को कह रही जातिवाद के आधार पर वोट मांग रहे। अरे भैया, हमने पीडीए का नारा दिया था और पीडीए का नारा इसलिए दिया था, इन लोगों से आज ही जाकर के हम लोगों ने दिया था। ये कह रहे हैं ओपी सिंह साहब की एक भी कोई साबित कर दे। अरे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त, उसने इस बात को स्वीकार किया लिखित में ओपी सिंह साहब कि पिछड़े समाज के नौकरियों पर डाका डाला गया योगी सरकार के द्वारा। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? आप तमाम जो पद हैं पिछड़े समाज के, उसमें नॉट फाउंड सुटेबल
ना तो ये सब लिख के कौन दे रहा है? यही होगी सरकार दे रही है ना। आप बताइए जो वाइस चांसलरों की नियुक्तियां आपने की हैं उत्तर प्रदेश में, कितने उसमें से पीडीए के लोग हैं? आप बताइए 350 लेटरल एंट्रीज के माध्यम से जो आईएएस आपने बनाए हैं उसमें कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक, बताइए संख्या, तो समझ में आ जाएगा, पूरे देश को समझ में आ जाएगा। यही चीज हमने देश की जनता को बताया, यही चीज हमने प्रदेश के लोगों को समझाया कि वोट आपका भाजपा लेती है लेकिन मलाई किसी और को देती है, या आपको खाली राष्ट्रवाद, धर्म, भगवान राम इसी में उलझा के रखती है। भगवान के राम पर भी देखिए आपने पहली बरसात में भगवान राम ने भी कलई खोल दिया आप लोगों की। तो ये सारी चीजें देखिए जनता जान रही है ओपी सिंह साहब, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का बताने का आपके पास रह नहीं गया मामला, सब चीज खुल गई है। और ये भी खुल गई है कि लगातार 7-8 सालों में आपने 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक करवा दिए। और ये भी जनता जान रही है कि विनीत आर्या जो गुजरात का था, जो कि इसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आयोजित कराया था, उसको एसटीएफ इंतजार करती रही उत्तर प्रदेश की, वो भाग जाए अमेरिका तब हम जाए उसको पकड़ने। ये जनता नहीं देख रही है? जनता ये भी देख रही है कि पेपर लीक कराने वालों को आप संरक्षण दिए हुए हैं। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना जाता था कि पेपर लीक कराने वालों को बुलडोजर चला दिया जाएगा, उनके ऊपर 1 करोड़ को जुर्माना लगा दिया जाएगा और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। ये तो शुरुआत तो करें बेदीराम ओम प्रकाश राजभर जी से, ताकि एक नजीर तो पेश हो अमिताभ भाई। अशोक ठीक है जो कहा किया। ठीक, आप रुक जाइए, मैं रविंद्र पटेल बात चलूं, लेकिन अशोक जी भी वो बेदीराम के साथ ओम प्रकाश राजभर को भी लपेटे ले रहे, करे उधर भी बुलडोजर चला दो। हम ऐसा नहीं करो, बेदीराम की बात अलग है, ओम प्रकाश राजभर की बात अलग है। आप कह रहे बुलडोजर सब जगह चला दो। खैर रविंद्र पटेल जी सर, ह्यूमर अलग, लेकिन राजनीतिक तौर पर मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों ने अपने वोटिंग पैटर्न को लोकसभा चुनाव में बदला है। ये जो मैंडेट का उलटफेर है, वो मैंने जितना अध्ययन किया, जितनी समझ मेरे पास है आंकड़ों के हिसाब से, वैसे मुझे समझ में आया कि नॉन जाटव दलित, गैर जाटव दलित और ओबीसी की कुछ प्रभावशाली जातियां, उन्होंने ठीक ठाक परसेंटेज में इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक धारा का प्रवाह बदल गया। रविंद्र पटेल, यही अब ये चीज ना बाई इलेक्शन में रुकेगी मेरी समझ कहती है, और ना विधानसभा चुनाव में रुकेगी। जिन बोतल से जिन निकल आया, अब ये दोबारा जल्दी बोतल में नहीं जाएगा। रविंद्र पटेल नहीं, निश्चित तौर पे सर आपने बहुत ही संवेदनशील बात कही कि बोतल से जिन निकल आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भावनाओं से और संवेदनाओं से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, और आरक्षण प्रदत्त अधिकार जो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, वह उसे संवैधानिक रूप से हमें मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे मैंने भी इस वाकया को देखा, जो मेडिकल फील्ड में है, मैंने सारे इसको सुना, और अनुप्रिया जी ने बहुत सही समय पे स्टैंड लिया है। मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो ये दर्द हमारा भी है। हमसे भी नौजवान सवाल करते हैं, तो इस पे मैं समझता हूं कि बहस करने से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सहानुभूति के साथ सर विचार करें, पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार देने में, या जो उनके लोग चिन्हित हैं, एमबीबीएस, एमएस, एमडी करके बैठे हैं, उनका सिलेक्शन अगर इस तरह से रोका जाएगा तो निश्चित तौर पे अब पढ़ा लिखा तबका है। वो पहले का जमाना और हुआ करता था कि बातें छिप जाया करती थी, अब तो एक छींक आती है तो दिल्ली से लेके गांव की चौपाल तक खबर पहुंच जाती है। मैं इस पे इतना ही कहूंगा कि अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो उस पर बहुत ही बारीक दृष्टि से इस बात को समाप्त करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपकी बात को ही मैं अपने तरीके से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चंद नेताओं को, पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया। इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो समाज को जोड़ लिया। अब समाज का बंदा चाहता है कि हमें रोजगार चाहिए, निषाद जी को जोड़ ले, अनुप्रिया जी को जोड़ ले, रविंद्र सिंह पटेल को जोड़ ले तो पटेल समाज जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्हें भी दिखना चाहिए कि उनकी हिस्सेदारी कहाँ है। बाबा साहब ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस पैटर्न पे चलना होगा कि हमारे लोगों को आगे लाने के लिए। भाई ये आरक्षण क्या है? ये आरक्षण इसलिए दिया गया था कि समाज के जो वंचित तबके के लोग, जो पिछड़े तबके के लोग, समाज की मुख्य धारा में आने से रह गए लोग थे, उन्हें विशेष अवसर दिया जाए आरक्षण के माध्यम से। और वो आरक्षण आज कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम गठबंधन के लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जुबान बंद कर लेंगे, हम बोलेंगे।
और ये बात सच है कि मैं भी अनुप्रिया पटेल के उस पत्र से इत्तेफाक रखता मैं इसी सवाल को लेकर ओपी सिंह जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले विजय जी के पास चलूंगा कि आरएलडी कह रही है हम गठबंधन में है, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह बंद कर लेंगे, बात है तो बोलेंगे। विजय कुमार जी, क्या आपको भी, आपकी पार्टी को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक लंबे दौर के बाद अब दलित और पिछड़ों के केंद्र पर आकर टिक गई, और उन, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उनके वोटिंग पैटर्न में जो बदलाव आया कि भाजपा के तरफ के कमरे से निकलकर कुछ वोट सपा के कमरे में चला गया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा बदल गई। क्या आपको भी लगता है कि अब दलित और पिछड़ों का जो एक वोटिंग पैटर्न बदला है वो बाई इलेक्शन ही नहीं, विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा ऐसे ही? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, मैं पहले इनको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, अगर जो आदमी संविधान को, जो सरकार संविधान को खत्म करती हो, क्या वो राष्ट्रवादी हो सकती है? ये राष्ट्रवादी की भाषा ना सिखाएं। दूसरी बात क्या है अमिताभ जी, अभी जब से आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है, भारत की राजनीति में पूरे देश में समीकरण बदले राजनीति के, और ये आजाद समाज पार्टी जो दलित और पिछड़ा और मुस्लिम और जो भी नहीं, लेकिन देश ज्यादा हो जाएगा भैया, विजय बाबू, देश ज्यादा हो गया, यूपी तक रखो अभी जी सर। देश थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बात तो नागालैंड मिजोरम तक आता है, यूपी चल जाएगा, ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। और भारत की राजनीति में, यूपी की राजनीति में बदलाव है, और जब से आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है, और यूपी के समीकरण बदलेंगे पूरे देश में, और पूरे देश में बदलेंगे, यूपी में बदलेंगे, और हम हर समाज की राजनीति, स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, और हर समाज का भला हर समाज के साथ लेके चलेंगे। तो जनता हमारे साथ है, आप देख रहे हैं लगातार, जैसे कि अभी नगीना जीते और तमाम सीटें अब हम जब लड़ेंगे, जनता ने मन बना लिया हमको सीट वोट देने का, और राजनीति की नई शुरुआत आजाद समाज पार्टी देश में कर रही है।